राम ने लक्ष्मी के चेहरे पर पैसे मारे और गुस्से में बाहर चला गया। ये सब सुनकर स्वाति निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। लक्ष्मी वो सारा पैसा फर्श से उठाकर, उसने मुझे चेहरे पर पैसे मारे, जो भी हो मुझे अपनी आंखों के सामने उस लड़की पर ये पैसा खर्च करना बर्दाश्त नहीं है। उसने पैसे लिए और उन्हें छिपा दिया। दूसरी तरफ राम घर से खेत गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर, इसका मतलब है कि लक्ष्मी को स्वाति बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में पहले ही 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। भगवान की कृपा से मेरी स्वाति को कुछ नहीं हुआ। वो भीतर ही भीतर दुखी होकर सोच रहा था। थोड़ी देर बाद, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी में कैसे लाया जाए बदलाव। अफसोस की बात है, स्वाति को यह सब सुनकर कितना दुख हुआ होगा। जल्दी घर जाना बेहतर होगा। ये सोचकर वो घर जाता है। राम सीधा स्वाति के कमरे में गया। लक्ष्मी ने उसे देखा और उसके पीछे पीछे चुपके से गई। वो मुझ पर गुस्सा हुआ था। मुझे खुश करने की बजाय वो स्वाति के पास जा रहा है। वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और सुनने लगती है कि वो क्या कहते हैं। राम स्वाति के कमरे में गया। स्वाति खाट पर लेटी थी। मेरी प्यारी स्वाति। उसकी आवाज सुनते ही स्वाति उठ गई, आंसू पोंछते हुए। पापा आओ, यहां बैठो ना। राम आकर बैठ जाता है। दुखी मत हो स्वाति। स्वाति ने सुना तो, मैं क्यों दुखी होंगी बाबा, मैं दुखी नहीं हूं। फिर राम, मेरी प्यारी स्वाति, मैं तुम्हारा बाबा हूं। क्या मुझे नहीं पता चलता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे शांति भरे जीवन में आग लगा दी है। उसने दुखी होकर कहा। स्वाति ने सुना तो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं ठीक हूं बाबा। तुम्हारे आंसू सब हाल बयां कर रहे हैं, खुशी हो या दुखी। स्वाति ने अपने आंसू पोंछे। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, अब इन सारी बातों की आदत सी हो गई है, इसके बारे में मत सोचिए आप। मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा बिटिया? तुम्हारा दुख मुझे और दुखी कर देता है। लक्ष्मी का व्यवहार ठीक नहीं है। लक्ष्मी ने सुना तो सोचने लगी। इस आदमी को पत्नी का दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन बेटी की बड़ी परवाह है जिसे कोई दर्द ही नहीं। वो बातें करते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी वहां से चली जाती है। वो हमेशा स्वाति पर जान न्यौछावर करता रहता है। वो अपने कमरे में बैठती है और मन ही मन घुटती है। तभी राम आता है। लक्ष्मी एकदम चुप रहती है। लक्ष्मी, तुमने कुछ खाया? ओह, तो तुमको याद है कि मैं भी हूं इस घर में। लक्ष्मी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मैं इस घर में एक मशीन की तरह काम करती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान अपनी बेटी पर ही रहता है। तुम मेरा जरा भी ख्याल नहीं करते। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं सभी को बराबरी से देखता हूँ। तुम स्वाति से नफरत क्यों करती हो और हमेशा उसके खिलाफ बात करती हो? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। उसने अपनी माँ को खो दिया जब वो एक जरा सी बच्ची थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम उसे एक दुश्मन की तरह देखती हो। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं किसी और की बेटी को अपनी बेटी नहीं मान सकती। अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो मैं कैसे प्यार कर सकूंगा तुमसे, बल्कि नफरत करूंगा तुमसे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम बाहर से घर लौटता है। स्वाति अपने कमरे में सो रही थी। राम उसके कमरे में गया। क्या प्यारी बिटिया, तुम शाम के समय क्यों सो रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? स्वाति ने जल्दी से उठकर अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। राम ने गौर किया कि वो अपना हाथ उससे छिपा रही है। ऐसे अपना हाथ क्यों छिपा रही हो? कुछ हो गया है क्या हाथ को? उसने पूछा। स्वाति झिझकते हुए, नहीं, कुछ नहीं हुआ पापा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक बार अपना हाथ दिखाओ तो। फिर स्वाति ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दिखाया। उसके हाथ पर जलने के फफोले पड़े हुए थे। राम ये देखकर सन्न रह गया। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ इस तरह जल कैसे गया? बताओ मुझे, क्या हुआ? उसने फिक्र से पूछा। मुझे भूख लग रही थी पापा, तो खाना लेने रसोई में गई। मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला,
तो मैंने खुद कुछ पकाने की कोशिश की और हाथ जल गया। अरे लेकिन तुमने खुद पकाने की कोशिश की ही क्यों? तुमको अपनी माँ से पूछना चाहिए था। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा कि उसे कुछ करना है। ठीक है, यही रुको, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो अपने कमरे में गया। लक्ष्मी वहां पैर पसार कर लेटी हुई थी। जब एक बच्ची ने कहा कि वो भूखी है तो तुमने कहा कि तुमको कुछ काम है। क्या यह है वो काम? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूं कि जब कोई कुछ मांगे तो उठ खड़ी हूं। सुनकर राम को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपने में नहीं हो। उसने कमरे से दवा ली। लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आई और स्वाति के कमरे के पास दरवाजे पर खड़ी हो गई। राम स्वाति के हाथ पर दवा लगा रहा था तो उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे की ओर से लक्ष्मी की साड़ी दिख रही थी। राम समझ गया कि वो बात सुन रही है। फिर स्वाति से कहा, मैंने लक्ष्मी से शादी की तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए एक अच्छी साथी और तुम्हारे लिए एक बेहतरीन माँ साबित होगी, लेकिन हम दोनों ही उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं एक निर्णय पर आ गया हूँ। कैसा निर्णय बाबा? तब राम ने जरा जोर से कहा, मैं जल्द ही एक वकील से मिलने जाऊंगा। लक्ष्मी ने यह सुना तो वो घबरा गई और स्वाति भी उलझन में पड़ गई। आप क्या कह रहे हैं बाबा? एक वकील से क्यों मिलना है? मुझे तुम्हारी सौतेली माँ लक्ष्मी की मानसिकता पसंद नहीं है। मैंने उसे कई बार कहकर देखा कि वो बदल जाएगी, लेकिन वो उसी तरह व्यवहार करती है। इसीलिए मैंने उसे तलाक देने का निर्णय लिया है। ये सुनते ही लक्ष्मी और स्वाति भौचक्की रह गई। कृष्णपुर गांव में ललिता पवार नाम की एक बहुत कठोर स्वभाव की औरत रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीराम और छोटे का वैभव। दोनों बेटों की शादी हो गई थी। दोनों बहुएं ललिता से बहुत डरती थी। एक दिन ललिता बिस्तर पर लेटी हुई थी और चिल्लाई, अरे ओ दोनों की दोनों, कहाँ हो तुम लोग? यहाँ आओ जल्दी से। दोनों बहुएं तुरंत बहुत घबरा गईं और जल्दी से उसके पास आई। क्या हुआ सासू माँ? तुम दोनों के पास कोई काम तो है नहीं, आओ मेरे पैरों की मालिश करो। क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, दोनों उसकी मालिश करने लगी। ललिता को कुछ सुकून मिला तो बोली, मेरे बेटों के लिए बड़े अच्छे रिश्ते आए थे, वहां रिश्ता कर देती तो अच्छा रहता। हमें तगड़ा दहेज मिलता, लेकिन मेरी मति मारी गई थी कि तुम दोनों से शादी कर दी। ये सुनकर दोनों बहुएं क्रोधित हो गई। तो फिर क्यों कर दी हमारे साथ शादी? उन्हीं को ले आती। ये कहते हुए उसने मालिश करनी बंद कर दी और दूसरी तरफ आ गई। बड़ी बहू भी नाराज हो गई और अलग खड़ी हो गई। ये क्या, तुम दोनों का दिमाग बहुत चढ़ गया है। रुको, तुम दोनों को सही करती हूँ मैं। तुरंत दोनों बहुएं वहां से चली गई और एक दूसरे से बोली, बहन, हमारी सास हमें अपनी गुलाम समझती है। हाँ बहन, आज से हम बहुत सतर्क रहेंगे। इसी बीच ललिता के बेटे घर आ गए। फिर ललिता ने अपने दोनों बेटों से कहा, तुम्हारी पत्नियां मेरी बात नहीं सुनती हैं, जरा काबू में लाओ दोनों को। फिर श्रीराम और वैभव ने कमरों में जाकर अपनी अपनी बीवियों को डांट लगाई। अगले दिन दोनों बहुएं एक दूसरे से मिली और कहा, बहन, हमारी सास ने मेरे बारे में इनसे कुछ गलत कहा। इन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई। अरे मेरे साथ भी यही हुआ। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हर दिन यही रोना रह जाएगा। कर भी क्या सकते हैं। इसी बीच ललिता वहां आ गई और बोली, दोनों में से एक आकर खाना परोस दो जरा। सारी चीजें सामने रखी हैं बर्तन में, खुद निकाल लीजिए। इस तरह से क्यों बात कर रही हो? इतनी हिम्मत! दोनों को किसी बात का डर नहीं रह गया है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुरंत बड़ी बहू ने छोटी बहू से धीरे से कहा, अरे ये फिर हमारे पतियों से लगाई बुझाई करेगी और वो हम पर बरसेंगे। मैं परोस देती हूँ खाना। ये कहते हुए बड़ी बहू ने ललिता को खाना परोस दिया। छी छी, ये तुमने खाने के लिए बनाया है? इस खाने को कुत्ते भी नहीं मुंह लगाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने वो खाना नीचे फेंक दिया। सारा चावल नीचे गिर गया। इसी बीच बड़ा बेटा घर आ गया। क्या हुआ? ये चावल क्यों फैला पड़ा है? ललिता ने नाटक किया जैसे कि उसे कुछ नहीं पता। अरे बेटा, मुझे खाना परोसते हुए इसका हाथ फिसल गया और चावल नीचे गिर गया। आजा तू भी खा ले। अरे वाह, आज तो खाने में बड़ा स्वाद है। हाँ, मैंने भी कुछ देर पहले यही कहा कि आज बड़ा स्वाद है खाने में। उल्टी बात सुनकर दोनों बहुएं सास के इस ड्रामे से बड़ी नाराज हो गई। फिर दोनों बहुएं जाकर कुएं पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगी।
अभी हमारी सास ने जो नाटक खेला देखा बहन? इसकी नौटंकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम पर तो हमेशा चढ़ी रहती है और हमारे पतियों के सामने दिखाती है जैसे इससे अच्छी कोई दूसरी सास ही नहीं है। हमारी सास हमारी सुने, इसके लिए हमें क्या करना होगा बहन? अगर हम जमीन पर तेल फैला दें तो ये फिसल जाएगी और बिस्तर की होकर रह जाएगी। फिर ये समझेगी कि हम क्या चीज हैं। इस तरह उन्होंने एक साजिश रची। अगले दिन जैसे ही श्रीराम और वैभव घर से बाहर गए, दोनों ने मिलकर सास के कमरे के बाहर तेल गिरा दिया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन ललिता बहुत समय तक बाहर नहीं निकली। कुछ देर बाद वो जोर जोर से चिल्लाई, पिच्चू, मेरे कमरे में पिच्चू है, कोई जल्दी से आओ यहाँ, अरे आओ। ये सुनकर दोनों बहुएं डर गईं और फिक्र में उस कमरे की तरफ भागी। कमरे के दरवाजे के सामने फैले तेल के बारे में वो भूल गई। दोनों की दोनों जोर की फिसली और चारों खाने चित्त हो गई। ये तो वही बात हुई कि किसी और के लिए खोदे गड्ढे में खुद ही गिर जाना। तभी ललिता हंसते हुए बाहर आई। तुम दोनों कैसे गिर पड़ी? फिर ललिता का पैर भी तेल पर पड़ गया और वो भी उनके ऊपर गिर पड़ी। अरे भगवान, मर गई रे, लगता है मेरी कमर टूट गई। ये तुम दोनों ने ही किया था ना? हम क्यों करेंगे ऐसा? हमने आपकी चीख सुनी और भागते हुए आने से फिसल गए, लेकिन अब चिल्लाई क्यों थी? और ऊपर से हमारे ऊपर गिर पड़ी। आपके कारण उल्टा हमें चोट लग गई। वहाँ पिच्चू था या नहीं? लगता है तुम दोनों के शोर की वजह से वो भाग गया। तुम दोनों उठो और फिर मुझे भी उठाओ। दोनों बहुएं उठी और फिर ललिता को उठाया। फिर उन्होंने उसे बिस्तर पर बिठाया और दोनों मिलकर बाहर आई। ऐसा क्यों हो गया बहन? उनकी चीख सुनकर हम भूल ही गए कि जमीन पर तेल डला था। जब भारी भरकम सांस मेरे ऊपर गिरी तब मुझे ज्यादा जोर से चोट लग गई। चिंता मत करो बहन, अगली बार निशाना एकदम अचूक बैठेगा।